Welcome back to my YouTube channel Heart of Knowledge. In this session, let us continue our series of chapter number 16, that is light. So let's get started. अब तक हमने बात की थी कि प्लेन मिरर से सिर्फ हम एक ही इमेज बना सकते हैं। अगर हम एक जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं तो प्लेन मिरर सिर्फ एक ही इमेज फॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल इमेजेस के बारे में। We know that a plane mirror forms only a single image of an object placed in front of it. अगर हम किसी भी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी सिर्फ एक ही इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में। We will now describe what happens when an object is placed between the two plane mirrors. अब हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम दो प्लेन मिरर्स के बीच में रख देते हैं और दोनों प्लेन मिरर्स कुछ एंगल के ऊपर सेट किए जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है। जब इस तरीके की कोई कंडीशन आती है दो प्लेन मिरर्स के बीच में, जब उनको हम किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइन करके रखेंगे और उनके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती है उस ऑब्जेक्ट की। दिस इज बिकॉज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन वन प्लेन मिरर एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द अदर प्लेन मिरर। इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से टू मिरर्स प्लेस किए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखती हूँ, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी इस तरीके से इसकी, तो यहाँ जो इमेज फॉर्म होएगी पीछे बैकवर्ड में मिरर के, वो इमेज क्या करेगी, दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और वहाँ से फिर से क्या बनेगी, एक इमेज फॉर्मेशन होगी। और जब ये वाली इमेज फॉर्मेशन होएगी तो ये वाली इमेज उस मिरर के लिए, पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और एक नई इमेज फॉर्मेशन करेगी। इस तरीके से मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं। It has been found that if two plane mirrors are inclined at an angle of x, then the number of images formed is given by the formula. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो प्लेन मिरर्स को रखने के बाद एक ऑब्जेक्ट के बाहर वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस फॉर्म होती हैं। तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एंगल के ऊपर उन दोनों को इंक्लाइन किया गया है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय में x माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इमेज कैसे फॉर्म होएंगी, 360 डिग्री डिवाइड बाय अपॉन x माइनस 1, और जो x यहाँ पे क्या होएगा वो दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पीछे बात की थी लास्ट लेक्चर के लास्ट टॉपिक के अंदर कि हमने दो मिरर्स को इस तरीके से परपेंडिकुलर रखा हुआ है और उसके बाद उनके अंदर इमेजेस फॉर्मेशंस हो रही हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। मैं इसी एग्जांपल को लेके चलती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला नंबर ऑफ इमेजेस हमारी कितनी फॉर्म होनी चाहिए, 360 डिवाइडेड बाय में x हमारे यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है क्योंकि दोनों मिरर्स परपेंडिकुलर हैं, माइनस 1। जब हम इसको काटेंगे तो ये 4 के ऊपर जाएगा, 90 4 जा 360 होता है, और 4 माइनस 1 करेंगे तो इक्वल टू 3। मतलब 90 डिग्री पे रखने के बाद हमारी जो टोटल इमेजेस फॉर्म होएंगी यहाँ पे वो कितनी होएंगी, 3 होएगी। By using this formula, we can calculate the number of images when two plane mirrors are inclined at an angle of 180, 120, 90, 60, 45 और 0। अगर इनमें से कोई भी एंगल के ऊपर हम दो प्लेन मिरर्स को इंक्लाइन करके रखते हैं तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके इमेज फॉर्मेशन के नंबर्स निकाल सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल जो अभी मैंने बताया है 90 डिग्री का, सेम वही एग्जाम्पल है। Thus, two plane mirrors inclined at an angle of 90 degree form three image of an object placed between them. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब दो मिरर्स को हम परपेंडिकुलरली इंक्लाइन करेंगे, उनको परपेंडिकुलरली रखेंगे 90 डिग्री के ऊपर, तो वो तीन इमेजेस बनाएगा किसी एक ऑब्जेक्ट की जो उनके बीच में प्लेस किया गया है। When the two plane mirrors are inclined at an angle of 90 degree, they are said to be at right angles to each other. 90 degrees का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे हैं, परपेंडिकुलर हैं। So we can also say that the two plane mirrors arranged at the right angles. राइट एंगल के ऊपर दो प्लेन मिरर्स को अगर हम अरेंज करेंगे तो 3 इमेज बनेंगी किसी एक ऑब्जेक्ट को उनके बीच में प्लेस करने से। Thus, if we take two plane mirrors, set them at right angles to each other and place a coin in between these mirrors, तो वहाँ पे हमें 3 coins की images मिलेंगी।
We can also do the calculation to find the number of images of an object formed when the two plane mirrors are inclined at the angle of 180, 120, 60, 45 और 0। अब मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। अगर हम बात करते हैं कि हमने दो मिरर्स को 180 डिग्री के ऊपर रखा है तो कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी। 180 डिग्री के ऊपर अगर हम रखते हैं तो इट मीन्स 360 अपॉन 180 माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला था। 180 टू ज़ा 360, 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारी टोटल इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, एक ही इमेज फॉर्म होगी जो उनके बीच में रखा गया ऑब्जेक्ट होगा। द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशंस आर गिवन बिलो। इस तरीके से हमारे रिजल्ट हैं। अगर हम 180 डिग्री के ऊपर प्लेन मिरर को प्लेस करते हैं तो एक इमेज बनेगी, 120 पे 2, 90 पे 3, 60 पे 5, 45 पे 7, और अगर 0 डिग्री के ऊपर रखते हैं तो इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। From the above table we can see that as the angle between the two plane mirrors decreases, जैसे जैसे एंगल डिक्रीज होता जाता है प्लेन मिरर्स के बीच में तो नंबर ऑफ इमेज हमारी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है। When the angle between the two plane mirrors became 0 डिग्री, तो वहाँ पे दो प्लेन मिरर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। Then an infinite number of images are formed, जिसकी वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती हैं। Thus, if an object is placed between the two plane mirrors facing each other, theoretically infinite number of images form होंगी और वहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक हमने यहाँ पे बात की कि 45 डिग्री पे रखेंगे तो 7 इमेजेस फॉर्म होंगी, और 60 डिग्री पे रखेंगे तो 5 होंगी, 90 डिग्री पे रखेंगे तो 3 इमेजेस फॉर्म होंगी। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री पे। अगर हम 0 डिग्री के ऊपर हमारे दो मिरर्स को प्लेस करते हैं, इट मीन्स वो दोनों मिरर पैरेलल में प्लेस होंगे तो उनके बीच में अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। लेकिन रियलिटी के अंदर क्या होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस ही हमें दिखाई देती है। ऐसा नहीं होता कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, ओनली लिमिटेड नंबर्स होते हैं उनके, वो कितने भी हो सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज सम लाइट इज़ एब्जॉर्ब बाय द मिरर्स एट ईच सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस टू विच मैनी इमेजेस आर सो फेंट दैट दे कैन नॉट बी सीन फॉर अस। रियलिटी में ऐसा क्यों होता है कि लिमिटेड इमेजेस ही दिखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दो प्लेन मिरर्स लिए हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, जब इसके ऊपर रिफ्लेक्शन होएगा, यहाँ से जब इसके ऊपर रेज डलेंगे इसकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो रिफ्लेक्ट करके जाएंगे इसके पास। यहाँ पे क्या होगा, ये वापस इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वापस इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरीके से आगे प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन ये लिमिटेड नंबर तक होती है क्योंकि जितने रिफ्लेक्शन होते हैं ना उस टाइम पे मिरर भी क्या करता है, कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उनकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स थी वो फेंट होती जाती हैं, डिम होती जाती हैं और इतनी ज़्यादा इमेजेस आगे फॉर्म नहीं हो पाती, लिमिटेड नंबर तक ही जा पाती हैं। From this discussion we conclude that we can see a large number of images of ourselves if we stand before the two plane mirrors hanging on the opposite walls। अगर दो opposite walls के बीच में हम खड़े होते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होगा, इमेजेस फॉर्म होंगी लेकिन वो लिमिटेड नंबर में होंगी, बहुत सारी इमेजेस होंगी। This is because our image formed in one mirror act as the object for the other mirror and this process goes on resulting in the large number of the images। किस वजह से, क्योंकि एक जगह जहाँ से ऑब्जेक्ट से हमारी दूसरी तरफ मिरर के ऊपर रेज गई, वहाँ से जब रिफ्लेक्ट हुआ तो वहाँ पे इमेज बनी और वो इमेज क्या करती है, दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। फिर दूसरे मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन होगा तो जो दूसरे मिरर की इमेजेस बनी हैं वो फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। इस तरीके से बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। वी कैन हाउएवर नॉट सी ऑल द इमेजेस, क्योंकि वो क्या करती है, फेंट होती जाती हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज होंगे तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज होंगे तो फेंट का मतलब क्या होता है कि वो लाइटें डिम होती जाती हैं, जिसकी वजह से उनका इतना रिफ्लेक्शन हमें आगे तक नहीं दिखाई देता। The fact that multiple images of an object are formed by the plane mirrors which are kept inclined and angled to one another is used in the kaleidoscope। अब तक हमने
क्या किया था कि मल्टीपल इमेजेस के बारे में किस तरीके से क्या होता है वो डिस्कस किया था। ये वाला फैक्ट कहाँ यूज़ होता है, कैलिडोस्कोप के अंदर यूज़ होता है, जहाँ पे ब्यूटीफुल पैटर्न्स फॉर्म होते हैं विच आर लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन एज वेल एज द एडल्ट्स। अब हम बात करते हैं कैलिडोस्कोप के बारे में। कैलिडोस्कोप में किस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती हैं और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। The kaleidoscope is an instrument or toy containing the inclined plane mirrors which produce multiple reflection of colored glass pieces। इसके अंदर क्या होता है, कैलिडोस्कोप के अंदर दो मिरर्स होते हैं या और भी मिरर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे के इंक्लाइंड होते हैं किसी एंगल के ऊपर, और वो क्या करते हैं, बहुत सारी इमेजेस को प्रोड्यूस करते हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू कलर्ड ग्लास पीसेस की। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कलर्ड के ग्लास पीस हैं या प्लास्टिक के पीस है, कुछ कलरफुल वहाँ पे पीस रखे हुए हैं जिसकी वजह से ब्यूटीफुल पैटर्न क्रिएट होते हैं। द कैलिडोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ द प्लेन मिरर्स। कैलिडोस्कोप के अंदर 3 मिरर्स प्रेजेंट होते हैं जो लंबे होते हैं और नैरो स्ट्रिप होती है प्लेन मिरर्स की, एक दूसरे के साथ वो 60 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन किए जाते हैं, फॉर्मिंग अ होलो प्रिज्म। मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से ये तीनों मिरर्स 60 डिग्री के ऊपर अरेंज किए जाते हैं और एक प्रिज्म बनाते हैं। एंड फिटेड इनटू अ कार्डबोर्ड ट्यूब। फिर इनको क्या कर दिया जाता है, कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर फिट कर दिया जाता है। एक एंड होता है जो कार्डबोर्ड ट्यूब का, वो क्लोज होता है ओपेक डिस्क से, मतलब जिसके आरो बाहर क्या ना जा सके, कोई भी रेज हमारी जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो ना जा सके, तो वो ओपेक होता है, हैविंग अ स्मॉल होल एट इट्स सेंटर। उसके सेंटर पे एक छोटा सा होल होता है। द अदर एंड ऑफ द कार्डबोर्ड ट्यूब इज क्लोज्ड विद द 2 सर्कुलर डिस्क ऑफ द ग्लास। जो दूसरा वाला एंड होता है ना, उसके ऊपर 2 सर्कुलर डिस्क की ग्लास लगी होती है, इनर डिस्क बीइंग ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड द आउटर डिस्क ग्राउंड ग्लास। एक तो उसके अंदर क्या होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसको हम क्लियर ग्लास बोलते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ग्लास होता है। नंबर ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट कलर्ड प्लेट्स एंड हैविंग द डिफरेंट शेप्स आर कीप्ड बिटवीन द 2 ग्लास डिस्क which can move around freely in the space between the 2 glass discs। जो हमने दूसरी तरफ 2 ग्लास के डिस्क लगाए थे, वहाँ पे उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, हमारे जो प्लास्टिक के कलर्ड ग्लास हैं या प्लास्टिक के हैं उनको हम वहाँ पे प्लेस कर देते हैं और जो फ्रीली इधर उधर मूव करते हैं। When we hold the kaleidoscope tube, जब हम कैलिडोस्कोप ट्यूब को पकड़ते हैं towards the light and look inside it through the small hole के थ्रू देख के उसको लाइट की तरफ अगर हम पकड़े तो हमें ब्यूटीफुल पैटर्न है कलर्ड ग्लास के या प्लास्टिक ग्लास के, वो दिखाई देंगे। एक्चुअली द कलर्ड ग्लास पीसेज एक्ट एज द ऑब्जेक्ट। जो कलर्ड ग्लास के पीस होते हैं हमारे, वो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे और वो क्या करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के ऊपर अपनी रिफ्लेक्शंस डालते हैं, अपनी उसके अंदर लाइट्स डालते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं इन ग्लास पीसेस की रिपीटेड रिफ्लेक्शंस के कारण, विच लुक लाइक द ब्यूटीफुल पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है। If we turn the kaleidoscope tube slightly, the glass pieces will rearrange and produce a new pattern। क्योंकि वहाँ पे जो ग्लास के पीसेस थे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो अगर हम उसको स्लाइटली भी इधर उधर करते हैं कैलिडोस्कोप की ट्यूब को, तो वापस से उसके अंदर जो ग्लास पीसेस थे वो रीअरेंज कर लेते हैं खुद को। अ कैलिडोस्कोप प्रोड्यूसेस द 100 ऑफ एवर चेंजिंग कलर्ड पैटर्न्स। बहुत सारे पैटर्न्स वो बना सकता है। क्यों बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो ग्लास पीसेस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करके एक दूसरे को रीअरेंज कर लेते हैं। An interesting feature of kaleidoscope is that we can never see the same pattern again। Interesting feature यही है क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है अगर हम उसको चेंज करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर वहाँ पे जाके प्लेस हो जाए, तो वो अपने हिसाब से सेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें वैसा पैटर्न दोबारा नहीं दिखाई देता। एवरी टाइम अ न्यू पैटर्न इज़ फॉर्म्ड। हर बार अलग अलग पैटर्न शो होता है। कैलिडोस्कोप्स आर यूज्ड बाय द डिज़ाइनर्स ऑफ द वॉलपेपर्स एंड फैब्रिक्स एज वेल एज बाय द आर्टिस्ट टू गेट आइडियाज़ फॉर द न्यू पैटर्न्स। नए नए पैटर्न्स के लिए आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स इनको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको आइडियाज़ मिलता है। ये एक्टिविटी से आप घर पे भी कैलिडोस्कोप बना सकते हो, तो आप इस एक्टिविटी को पढ़ के कर सकते हो।
सनलाइट, वाइट और द कलर्ड। अब सनलाइट की बात करें तो उसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है या कलर्ड होती है वो। द सनलाइट इज रेफर्ड टू एज द वाइट लाइट। सनलाइट को हम वाइट लाइट बोलते हैं। White sunlight actually consists of 7 colors mixed together. The fact that white light consists of lights of 7 different colors can be shown by using a glass prism as follows. सनलाइट हमारी वाइट होती है या कलर्ड होती है, इसके बीच में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। सनलाइट हमारी वाइट लाइट से फॉर्म होती है और जो वाइट लाइट होती है ना वो क्या होती है, 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। 7 कलर्स कौन से होते हैं, VIBGYOR, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन 7 कलर्स का मिक्सचर क्या बनाता है, एक वाइट लाइट बनाता है। और जो हमारी सनलाइट होती है वो कैसी होती है, वाइट लाइट होती है। एक प्रिज्म के थ्रू इन 7 लाइट्स को हम देख सकते हैं। अगर आपको प्रिज्म के थ्रू भी ना देखना हो तो जो हमारा रेनबो फॉर्म होता है वहाँ भी क्या होता है, एक प्रिज्म के तरीके से ही डिस्पर्जन होता है लाइट का, तो वहाँ पे भी क्या होता है, आपके 7 कलर्स फॉर्म होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। रेनबो इन द स्काई इज अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट का बिखरना, स्प्लिट होना, लाइट का टूटना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारी रेन ड्रॉप होती है, जब रेन ड्रॉप के ऊपर कोई भी सनलाइट आके गिरती है या कोई भी लाइट गिरती है, वाइट लाइट की अगर हम प्रॉपर बात करें तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है और वो 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी रेन ड्रॉप्स। जो रेनबो होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, जो रेन की टीनी ड्रॉप्स होती है उनसे डिस्पर्जन होता है सनलाइट का और वहाँ पे रेनबो फॉर्म होता है जो एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंड हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ऑल्सो टेल्स अस दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। अब जो रेनबो फॉर्मेशन होता है उसे हमें क्या पता लगता है कि सनलाइट 7 कलर से बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही वो वाटर ड्रॉप्स के अंदर से निकलती है सनलाइट वो 7 कलर्स के अंदर टूट जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन। जो आई होती है हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन होती है। क्या काम करती है ये, आसपास की सब चीज़ों को देखने का काम करती है। द आई एनेबल्स अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट अराउंड अस। मेन पार्ट है ह्यूमन आई के, वो क्या क्या होते हैं, कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल, सिलरी मसल और आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ये क्या होते हैं, हमारे मेन पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द आई आर शोन इन द सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई गिवन इन फिगर नंबर 16। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। जो लास्ट में हमारी आई की नर्व्स जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। रेटिना क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ ये क्या होते हैं। रेटिना क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर इमेज की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाहर होता है, वो ऑब्जेक्ट को देख के हम किस तरीके से देख पाते हैं, उसकी लाइट जैसे ही हमारे आँखों के अंदर जाती है तो वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो रेटिना एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। सिलरी मसल्स होती हैं, ये क्या करती है, जो आई का लेंस होता है, यहाँ पे ये आई का लेंस है, इसको होल्ड करके रखती है, इसको पकड़ के रखती है। कॉर्निया होता है वो उसके बाहर वाला पार्ट होता है। प्यूपिल होता है जहाँ से हमें क्या दिखाई पड़ता है, जो उसका होल होता है ब्लैक कलर का, वो प्यूपिल बोलते हैं उसको हम। और इरिस पार्ट होता है। ये सारे हमारे ह्यूमन आई के पार्ट होते हैं। कंस्ट्रक्शन है ह्यूमन आई की, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसको अब हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम वर्किंग के ऊपर चलेंगे, किस तरीके से वर्किंग होती है। आवर आई इज शेप्ड लाइक अ बॉल। बॉल की तरीके से आई की शेप्ड होती है। इट हैज़ रफली स्फेरिकल शेप। द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट। जो बाहर वाला कोट होता है आई का सबसे पहला, वो किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई। आउटर कोट वाइट क्यों होता है, ताकि वो इंटीरियर आई को प्रिवेंट कर सके। जैसे ये हमारा आउटर कोट है, ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से हमारी अंदर की आई प्रोटेक्ट रह सके
किसी एक्सीडेंट के थ्रू। द फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया। जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है आई का, जो हमें दिखाई पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया इज मेड अप ऑफ द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, इट इज बल्जिंग आउट। जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। जो हमारी लाइट होती है वो डायरेक्टली एंटर करती है, कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करती है। मेन फंक्शन कॉर्निया के क्या होता है? प्रोटेक्ट करना आई को, बट इट हेल्प्स इन फोकसिंग सम लाइट। कभी कभार ये लाइट को फोकस करने में भी हेल्प कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर सामने बहुत ज़्यादा तेज लाइट है जिसकी वजह से हमारे अंदर आई को कोई डैमेज ना हो, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द इरिस। कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है? इरिस होता है, IRIS। इरिस कलर्ड पार्ट होता है हमारे आई का। इरिस के अंदर एक होल होता है सेंटर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल अपीयर्स लाइक अ डार्क स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द इरिस बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। अब आप आपकी आंखों को मिरर के अंदर देखेंगे तो आपको क्या पता लगेगा? जो बाहर की ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है वो कॉर्निया होती है। कॉर्निया के जस्ट अंदर अगर आप देखोगे एक बड़ा सा सर्कल दिखाई देगा आपको, ब्राउन कलर का होता है या ब्लैक कलर का, सबका ये अलग अलग कलर का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इरिस बोलते हैं, जो कलर्ड पार्ट होता है। उसके बाद एक बीच में डॉट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं, जो डार्क कलर का होता है। इरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आइस, और इरिस के अंदर एक होल होता है सेंटर पे, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल एक डार्क स्पॉट होता है सेंटर ऑफ इरिस में, क्योंकि यहाँ से कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता। इरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। इरिस क्या करता है? आई को हमारी कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट एंटर करेगी, कितनी करनी चाहिए, उसको एडजस्ट करता है प्यूपिल के साइज को। The iris is actually that part of the eye which gives the eye its distinctive color. Iris क्या करता है? एक ऐसा पार्ट है आई का जो आई को एक अलग सा कलर प्रोवाइड करवाता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो ब्राउन कलर का भी होता है, ग्रीन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, जैसे आपने अलग अलग आईज देखी होंगी। When we see that a person has the green eyes, we mean that the color of the iris in his eyes is green. Behind the pupil is the eye lens. The eye lens is a convex lens. अब जो हमारा आई लेंस होता है वो कहाँ होता है? बिल्कुल प्यूपिल के जस्ट पीछे आई लेंस प्रेजेंट होता है, और आई लेंस कन्वेक्स लेंस होता है। ये हमारा कन्वेक्स लेंस इस तरीके से होता है, जो ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसको हम जेली बोलते हैं। द आई लेंस इज एक्चुअली अ लिविंग लेंस बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ द ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल्स विच अलो द लाइट टू पास थ्रू देम। ये एक लिविंग लेंस होता है जिसके अंदर से लाइट पास करती है। द आई लेंस इज हेल्ड इन द पोजिशन बाय द सिलरी मसल्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आई लेंस है उसको कौन पकड़ के रखता है? सिलरी मसल्स उसको होल्ड करके रखती है आई लेंस को। आई लेंस इज हेल्ड इन द पोजिशन बाय द सिलरी मसल्स whose one side is attached to the eye lens and the other side is attached to the eyeball। जो हमारी सिलरी मसल्स होती हैं उसकी एक साइड कहाँ होती है? आई लेंस के ऊपर होती है, और दूसरी साइड उसकी आई बॉल के ऊपर होती है। जैसे ये हमारा लेंस है तो इसको पकड़ के रखेंगे, ये लिगामेंट्स होते हैं जो सिलरी मसल्स के, और दूसरी तरफ ये आई बॉल के साथ में जाके अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी पोजीशन को होल्ड करके रखता है। The ciliary muscles can change the curvature of eye lens and make it thin or thick according to the need of eye। अब सिलरी मसल्स क्या करती हैं? कर्वेचर को चेंज करती हैं। जैसे हमारा आई लेंस की ओरिजिनल शेप ये है, अगर उसको आई लेंस को थिन करना है तो वो क्या करेगा? उनको टाइटली ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ खींच लेता है, और अगर उसको और ज़्यादा उसको थिक करना है तो वो क्या करता है? उसको लूज़ कर देता है अकॉर्डिंग टू अवर नीड ऑफ द आई। In other words, ciliary muscles can change the focal length of the eye lens according to the requirement of eye to see the distant object or the nearby object। सिलरी मसल्स किस तरीके से चेंज करती हैं? उसके जो लेंस को चेंज करती है, तो इट मीन्स वो क्या कर रही हैं? उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रही हैं, जिससे हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स इजीली दिखाई दे सके, पास के ऑब्जेक्ट दिखाई दे सके। दस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाय द सिलरी मसल्स। Please note the difference between the convex eye lens and the ordinary convex lens made of the glass।
एक कन्वेक्स लेंस होता है हमारा और एक जो हमारा आई लेंस होता है कन्वेक्स, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो हमारा आई लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब उसकी फोकल लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं, छोटी बड़ी उसको हम चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड ऑफ आवर आई। whose thickness and hence focal length can be changed by the action of the ciliary muscles। अब जो हमारा आई लेंस होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसकी हम फोकल लेंथ को भी चेंज कर सकते हैं, उसके हम थिकनेस को भी चेंज कर सकते हैं, वो थिक होना चाहिए या थिन होना चाहिए। लेकिन जो हमारा ऑर्डिनरी लेंस होता है उसके अंदर एक फिक्स थिकनेस प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर फोकल लेंथ होती है, वो भी फिक्स होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ इतना सा दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेटिना। रेटिना एक स्क्रीन होती है जहाँ के हमारी इमेज फॉर्म होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जहाँ पर फॉर्म होगी उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। रेटिना आई लेंस के पीछे होता है, बैक पार्ट होता है आई का। द आई लेंस फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो आई लेंस क्या करता है, फोकस करता है इमेज को रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से हमें क्लियर इमेज दिखाई पड़ती है। द रेटिना इज अटैच टू द ऑप्टिक नर्व। उसके बाद जो हमारा रेटिना होता है वो ऑप्टिक नर्व के साथ में अटैच होता है। ये रेटिना है, जैसे ये हमारा आई लेंस था, यहाँ से जो भी हमारी रेज आएंगी वो इमेज बनाएंगी रेटिना के ऊपर। जैसे ही रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होती है तो वो क्या करती है, कहाँ पे अटैच होती है, ऑप्टिक नर्व के साथ में अटैच होती हैं, जो क्या करती है, आगे सिग्नल्स को फॉरवर्ड कर देती है हमारे ब्रेन तक। द आई लेंस फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, और रेटिना ऑप्टिक नर्व के साथ में अटैच होता है। ऑप्टिक नर्व कैरी करती है हमारी इमेज फॉर्म होती है जो उसके सिग्नल्स को ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड द आई लेंस इज फिल्ड विद द विस्कस फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। जो हमारा कॉर्निया था और आई लेंस था उनके बीच का स्पेस तो एक्वस ह्यूमर से फिल होता है, और जो आई लेंस और रेटिना के बीच का स्पेस होता है वो विट्रस ह्यूमर होता है। जो यहाँ पे ये वाला स्पेस होता है आई लेंस और कॉर्निया के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर से फिल होता है, ये एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। और जो ये वाला स्पेस होता है ये किससे फिल होता है, विट्रस ह्यूमर से, विट्रस ह्यूमर से फिल होता है। वी विल डिस्कस एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर इन द हायर क्लासेस। ये एक टाइप के लिक्विड्स होते हैं जिनके अंदर से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर जाए इजीली, तो उसको हम आगे स्टडीज़ करेंगे हायर क्लासेस के अंदर। द आईज ऑल्सो हैव द आईलिड विच प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आईज। आईज के अंदर एंटर करने से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह एंटर करे, वो डैमेज करे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक बाहर आईलिड भी प्रेजेंट होता है। द आईलिड ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। जब रिक्वायर ना हो तो तब भी वो क्या करता है, आईलिड हमारी जो लाइट होती है उसको शट आउट कर देता है। एक आपको फैक्ट बताती हूँ, जो हमारी आइज़ होती हैं इनके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो हमारी ऑक्सीजन पहुँचती है वो डायरेक्ट आईलिड के थ्रू ही पहुँचती है बाहर से। जैसे अर्थवर्म सुना होगा आपने, वो स्किन के थ्रू सांस लेता है, इसी तरीके से हमारी जो आँखें हैं वो स्किन के थ्रू ही सांस लेती है। यहाँ पे कोई भी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्किंग ऑफ द आई। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए हर हर महादेव।